दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है मंगलवार 15 दिसंबर 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लग रहे हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। दोस्तों आज बैंक अकाउंट से जुड़ी एक नई खबर सामने आई है। जी हां, केंद्र ने बैंक के साथ आधार कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। जी हां, इस तरीके की खबर पहले भी आई थी कि बैंक अकाउंट को आधार से लिंक करना अनिवार्य जरूरी है, लेकिन अब खबर आ रही है कि 31 मार्च तक लिंक ना होने पर बैंक अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 31 मार्च तक लिंक ना होने पर बैंक अकाउंट को बंद करने का निर्देश दे दिया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि 31 मार्च 2021 तक हर खाते में जहां पैन कार्ड जरूरी और उपयुक्त हो वह पेन होना चाहिए और आधार कार्ड हर अकाउंट से लिंक होना चाहिए तो चाहिए ही। जी अगर आपने लिंक नहीं करवाया है तो आज ही करवा लें, नहीं तो फिर आपका बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज मंगलवार को 20वां दिन है। जहां इस बीच 8 दिसंबर को किसान इन कानूनों के विरोध में भारत बंद का आह्वान भी कर चुके हैं, लेकिन इस बीच किसानों ने उनके आंदोलन में शामिल हो रही राजनीतिक पार्टियों को दूर रहने की सलाह दी है। जहां अब रविवार को दिल्ली यूपी बॉर्डर पर स्थित गाजीपुर में किसानों के आंदोलन में दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के कुछ छात्राएं भी पहुंचे। जी हाँ, वह भी इस आंदोलन में शामिल होने के लिए आए थे, लेकिन किसानों ने विरोध करके और पुलिस ने हस्तक्षेप करके उन्हें वापस भेज दिया। जी हां, गाजीपुर में 4 में से 5 जामिया स्टूडेंट आंदोलन में शामिल होने पहुंचे थे, लेकिन किसानों ने उन्हें वापस लौटा दिया। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी कि हम के राष्ट्रीय परिषद की बैठक 13 दिसंबर को पटना के पूर्व मुख्यमंत्री हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी के आवास पर हुई। जी हां, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान और प्रदेश प्रवक्ता अमरिंदर त्रिपाठी ने बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी की अध्यक्षता में हुई राष्ट्रीय परिषद की बैठक में तय किया गया है कि आने वाले समय में पार्टी पश्चिम बंगाल का चुनाव लड़ेगी, जिसके लिए कार्यकर्ताओं को एकजुट होना जरूरी है। दोस्तों बिहार के दरभंगा में बिहार का दूसरा एम्स बनेगा। जी हां, केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा है कि दरभंगा एम्स से न सिर्फ उत्तर बिहार बल्कि बंगाल तक के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। जल्द ही बिहार सरकार के साथ बैठक करके मूलभूत जरूरी बातें पूरी की जाएगी। जी हां, 24 दिसंबर को दरभंगा में एम्स की समीक्षा बैठक होगी, जिसमें अंतिम रूप देने को लेकर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि दरभंगा में बिहार का दूसरा एम्स होगा। जी हां, दरभंगा एम्स सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का काम भी चल रहा है। दरभंगा और मुजफ्फरपुर में सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का काम फरवरी तक होना है। गया और भागलपुर में भी अप्रैल तक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल काम करेगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा है कि पटना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में थोड़ा देरी होगा। जमीन से लेकर दूसरी सुविधाओं के लिए बिहार सरकार की भी बड़ी भूमिका है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि कोरोना वैक्सीन को लेकर मई महीने में ही समीक्षा बैठक हुई थी। 3 कंपनियां काम कर रही है। अगले कुछ महीनों में कोरोना वैक्सीन आ जाएगी, जो विश्वसनीय और विश्वस्तरीय होने के साथ सस्ता भी होगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा है कि स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ कल बात हुई है। यह बिहार में बड़े पैमाने पर तैयारियां चल रही है। राज्य को केंद्र सरकार की ओर से यह सुविधा भेजा जाना शुरू भी हो गया है। यह पहले चिकित्सकीय, फिर फ्रंट लाइन वॉरियर और उसके बाद 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को प्राथमिकता के साथ दिया जाएगा। दोस्तों पश्चिम बंगाल में अगले साल यानी कि 2021 के अप्रैल मई में विधानसभा के चुनाव होने हैं। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे से उत्साहित ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM ने पहली बार बंगाल में चुनाव लड़ने का फैसला किया है। जी हां, MIM के अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इसे लेकर मीटिंग भी की है। बंगाल में 294 विधानसभा सीटों में से 90 सीटें मुस्लिम बहुल है। जी हां, इन सीटों पर जीत हार मुस्लिम मतदाता करते हैं। माना जा रहा है कि ओवैसी की पार्टी मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर और कुछ अन्य सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि 294 विधानसभा सीटों वाले राज्य में मुस्लिम समुदाय 120 सीटों पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जहां 27% मुस्लिम आबादी वाले राज्य में MIM बड़ा दांव खेलना चाहती है। MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता आसिम वकार ने मीटिंग के बाद न्यूज एजेंसी PTI को बताया कि पार्टी ने बंगाल के 23 में से 22 जिलों में अपनी यूनिट स्थापना कर ली है। बताया जा रहा है कि ओवैसी बहुत जल्द ही कुछ सीटों पर जनसभा करके चुनाव
बिगुल फूकेंगी। जी हां, बंगाल में नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीए और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी कि एनआरसी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जी हां, जो मुसलमानों को एकजुट कर सकता है। बंगाल के मालदा, मुर्शिदाबाद, दक्षिण दिनाजपुर, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण 24 परगना जैसे जिले मुस्लिम बहुल हैं। इन पांचों जिलों में 60 से ज्यादा विधानसभा सीटें हैं। जी हां, दक्षिण 24 परगना को छोड़कर बाकी सभी जिले बिहार की सीमा पर हैं। कोरोना महामारी के इस दौर में बहुत सी कंपनियां यूपी बिहार आने की प्लानिंग कर रही है। जहां खबर के मुताबिक कुछ कंपनियां बिहार सरकार के संपर्क में हैं और वे राज्य में फैक्ट्री लगाना चाहती है। जहां इसके लिए बिहार में जमीन की तलाशी शुरू हो चुकी है। इस बीच बिहार सरकार ने राज्य में फैक्ट्री लगाने के नियम में भी बदलाव करने का ऐलान किया है। अब बिहार में फैक्ट्री लगाने के लिए दर्जनों लाइसेंस और एनओसी की जगह नया उद्योग लगाने के लिए केवल जरूरी लाइसेंस ही लेने होंगे। जहां सरकार के इन नीतियों से बहुत सी कंपनियां बिहार में फैक्ट्री लगा सकती है। सूत्रों की माने तो उद्योग विभाग राज्य में लाइसेंस हॉलिडे लाने को लेकर मंथन कर रहा है। जी हां, ताकि राज्य में ज्यादा से ज्यादा निवेश को आकर्षित किया जा सके। आपको बता दें कि बिहार के कई जिलों में जमीन आवंटन का काम किया जा रहा है। जी हां, आपको बता दें कि बिहार में उद्योग लगाने के लिए उद्यमियों को अब विभागीय के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। जी हां, बल्कि उन्हें इसके लिए तुरंत लाइसेंस मिल जाएगा। देश की सबसे बड़ी मोबाइल नेटवर्क कंपनी जियो साल 2021 में 5G सर्विस लेकर आ रही है। जहां मिली जानकारी के मुताबिक मुकेश अंबानी ने ऐलान किया है कि जियो अपने ग्राहकों को बहुत जल्द 5G सर्विस उपलब्ध कराएगी। खबर के अनुसार जियो साल 2021 की दूसरी तिमाही में 5G सर्विस लॉन्च करने की तैयारी में जुटा हुआ है। जी हां, जियो अपने ग्राहकों को सस्ती कीमत पर 5G सर्विस देगी। इसके बारे में बहुत जल्द लोगों को जानकारी दी जाएगी। जी हां, और प्लान के डिटेल्स बताए जाएंगे। बिहार में खेती करने वाले किसानों के लिए बड़ी खबर आ रही है। जहां मिली जानकारी के मुताबिक नीतीश सरकार ने ऐलान किया है कि बिहार में मानसून के आधार पर खेती की जाएगी। इसके लिए वैज्ञानिक तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाएगा। खबर के अनुसार सीएम नीतीश कुमार महीने में 14 तारीख को पहली बार 30 जिलों में इस योजना की शुरुआत करेंगे। इसके लिए सभी कृषि संस्थानों को भी सूचना दे दी गई है। जी हाँ, क्योंकि राज्य के इन जिलों में खेती कृषि संस्थानों की देखरेख में ही की जाएगी। आपको बता दें कि हर जिले में कम से कम 623 एकड़ जमीन में सरकार खुद खेती करेगी और किसानों को इस तरीके से खेती करने की जानकारी देगी ताकि राज्य के किसान नए तकनीक के द्वारा खेती कर सके। इससे पैदावार अधिक होगा और किसानों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। जी हाँ, जिस कृषि संस्थानों के बारे में हम आपको अभी बताने जा रहे हैं, इन कृषि संस्थानों को जिम्मेवारी मिलेगी। उनमें से है BAU पटना, अरवल, जहानाबाद, मधेपुरा, सुपौल, बांका, अररिया, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, सहरसा, भागलपुर, खगड़िया, भोजपुर, रोहतास, बक्सर, कैमूर और औरंगाबाद। उसके बाद गोपालगंज, सीवान, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, मधुबनी और सारण। साथ ही पूर्णिया, कटिहार, वैशाली, समस्तीपुर, नालंदा, मुंगेर, बक्सर और गया जिला शामिल है। दोस्तों, बिहार में ज्यादातर झगड़े और विवाद पारिवारिक बंटवारे के होते हैं। जी हाँ, ये तो आपको मालूम है। तो आज इसी विषय में जानने की कोशिश करेंगे कुछ ऐसे तरीके के बारे में जिन तरीकों को अपनाकर अगर आप पारिवारिक बंटवारा करते हैं तो आपके घर में कभी भी झगड़ा नहीं होगा। जी हाँ, पारिवारिक बंटवारे के समय पंचों का हस्ताक्षर जरूर कर लें। साथ ही साथ गांव के सरपंच को भी बंटवारे में मौजूद रखें। आप पारिवारिक बंटवारा हमेशा 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर ही करें। जी हाँ, सरकारी आदेश के मुताबिक पारिवारिक बंटवारे के बाद जमीन का दाखिल खारिज कराएं। पारिवारिक बंटवारे में बेटियों की हिस्सेदारी होती है, इसलिए बंटवारे के समय उन्हें मौजूद रखें। पुश्तैनी जमीन के आपसी बंटवारे के बाद आपके हिस्से में जो जमीन आएगी उसे अपने नाम से म्यूटेशन कराना होगा। जी हां, तभी आप उस जमीन को बेचने के हकदार होंगे। दोस्तों, पेट्रोल डीजल को लेकर आज थोड़ी सी खुशखबरी है। जी हाँ, खुशखबरी यह है कि आज भी इनकी कीमत में किसी तरह की कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। जी हाँ, ऐसे में आज ही गाड़ी की टंकी फुल करना आपके लिए बेहतर होगा। जी हाँ, हालांकि 20 नवंबर से लेकर अब तक तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम 17 बार बढ़ा चुके हैं। जी हाँ, बिहार में पेट्रोल की कीमतों में इन 17 दिनों के दौरान 2 रुपये 65 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ गई है, जबकि डीजल के दाम 3 रुपये 40 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बढ़े गए हैं। जी हाँ, पेट्रोल डीजल के भाव स्तरों पर सितंबर 2018 में गए थे। आज बिहार में पेट्रोल का भाव 88 रुपए प्रति लीटर है, जहां मुंबई में 90 रुपए 34 पैसे प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल का रेट 85 रुपए और चेन्नई में भाव 86 रुपए 51 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। वही बिहार में डीजल की कीमतों के बारे में बात करूं तो आज बिहार में डीजल का रेट 80 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। जी हां, मुंबई में डीजल का रेट 80 रुपए 51 पैसे प्रति लीटर है। कोलकाता में भी डीजल के दाम कल 77 रुपए 44 पैसे प्रति लीटर है। जी हां, चेन्नई में भी डीजल 80 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है।
दोस्तों कल बिहार में लगभग सभी शहरों में बादल छाए रहे, जो इस वजह से घने कोहरे से निजात मिली है। जो सभी शहरों की दृश्यता में तेजी से सुधार हुआ है। हालांकि न्यूनतम तापमान में बादलों की वजह से आंशिक बढ़ोतरी दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को पटना सहित राज्य के कई भागों में आंशिक बादल के आसार हैं। मौसमविदों का पूर्वानुमान है कि राज्य के कई हिस्सों में अगले 2 दिनों में आंशिक बादल छाए रहेंगे। जहां मौसम में बदलाव की वजह से अरब सागर से हवा का प्रवाह, बंगाल की खाड़ी क्षेत्र से हवा का प्रवाह और पश्चिमी विक्षोभ तीनों कारक हैं। जहां पुणे में शनिवार को 100 मीटर की न्यूनतम विजिबिलिटी रही। सीमांचल में कल 100 मीटर की न्यूनतम विजिबिलिटी रही, जबकि पटना और गया में न्यूनतम दृश्यता 500 मीटर दर्ज की गई है। जहां विमानों का परिचालन विजिबिलिटी बेहतर होने से काफी तेजी से सुधरा है। दोस्तों बिहार में अभी मौजूद 7 मुख्य एनएच पर काम हो रहा है, इससे पटना सहित राज्य के अन्य हिस्सों में आम लोगों के लिए आवागमन सुगम हो सकेगा। जहां जाम से छुटकारा मिलेगा और राज्य के सुदूर इलाके से पटना 5 घंटे के अंदर पहुंचना संभव होगा। जहां साथ ही साथ राज्य की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति होगी। इन 7 एनएच के अलावा करीब 50 किलोमीटर की लंबाई में करीब 574 करोड़ रुपए से पटना बख्तियारपुर 4 लेन का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। इसकी समय सीमा दिसंबर 2020 थी। केवल कुछ जगहों पर पिचिंग का काम बचा हुआ है, जिसे किया जा रहा है। जी हां, ये एनएच 30 का हिस्सा है। एनएचएआई के सूत्रों का कहना है कि सभी 7 मुख्य एनएच परियोजनाओं का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इनमें शामिल एनएच 31 पर बख्तियारपुर से मोकामा 4 लेन सड़क का काम करीब 44 किलोमीटर की लंबाई में करीब 637 करोड़ रुपए से दिसंबर 2021 तक पूरा करने का लक्ष्य है। अररिया जिले के किसानों को इस बार पैक्स को धान बेचने के बाद पैसों के लिए महीनों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जी हां, न ही पैक्स और व्यापार मंडल का चक्कर लगाना होगा। अब धान बेचने के 48 घंटे के अंदर ही राशि खाते में आ जाएगी। जहां किसानों से 17% नमी वाले धान लिए जाने का प्रावधान है। साथ ही साफ सुथरा हो। जी हां, किसानों का भुगतान भी होना जरूरी हो गया है। आपको बता दें कि पहले धान बेचने के कई महीने बीत जाने के बाद भी राशि का भुगतान नहीं हो पाया था। काफी लंबा समय लग जाता था। लेकिन इस बार प्रशासन काफी सख्ती बरत रही है। दोस्तों सीमांचल में इस बार मक्के की फसल का रेट नहीं मिलने से हताश किसान एक बार फिर से गेहूं की खेती की ओर रुख कर लिए हैं। जी हां, सोना जैसी चमक रखने वाला गेहूं किसानों को इस बार फिर से भाने लगा है। जबकि पिछले कुछ सालों से किसान ज्यादा मुनाफा देने वाला फसल मक्का की खेती पर जोर देते थे। जी हां, मक्के का वाजिब मूल्य नहीं मिलने के कारण किसानों को औने पौने दामों पर मक्का बेचना पड़ता था। वे अपने खेतों में महंगे दामों पर बीज खरीद कर खेतों में लगाया करते थे। लेकिन प्रकृति की मार से उनके मंसूबों पर पानी फिरने लगा। उन्हें लागत मूल्य भी नहीं मिल पाया। पिछली बार मक्का 2200 रुपए क्विंटल तक बेचे थे, लेकिन इस बार 1000 से 1200 रुपए प्रति क्विंटल तक बेचने के लिए बाध्य होना पड़ा। जो किसान अभी तक गेहूं की बुआई नहीं कर सके हैं, वे हर हाल में बुआई कर लें। गंगा नदी के अलावा बिहार की 7 नदियों को साफ करने की तैयारी चल रही है। इन नदियों के किनारे बसे शहरों से निकलने वाले सीवरेज और ड्रेनेजेस के गंदे पानी को साफ करके वापस नदियों में गिराने को लेकर प्रोजेक्ट तैयार किए जा रहे हैं। जहां गंगा नदी पे नमामि गंगे परियोजना के तर्ज पर कोसी, बूढ़ी गंडक, सोन गंडक, किऊल, बागमती और महानंदा नदी में गिरने वाले गंदे पानी को सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से साफ किया जाना है। इसको लेकर नगर विकास और आवास विभाग के निर्देश पर बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड की ओर से योजना की डीपीआर तैयार की जा रही है। जी हां, इस परियोजना के तहत कोसी नदी के जुड़े 3 शहरों सहरसा, सुपौल और मधेपुरा में एसटीपी और आईडीएडी बनाया जाना है। फिलहाल इन शहरों की डीपीआर तैयार करके बीते नवंबर में नीरो को भेजा जा चुका है और एनएमसीजी स्वीकृति के लिए केंद्र के प्रोजेक्ट लाया गया है। किऊल नदी से जुड़े शहर लखीसराय और जमुई, बागमती से जुड़े शहर दरभंगा और महानंदा नदी से जुड़े शहर किशनगंज में भी एसटीपी और सीवरेज पाइपलाइन को बिछाया जाना है। शेखपुरा सदर अस्पताल का आज जिला अधिकारी इनायत खान ने औचक निरीक्षण किया। जी हां, साथ ही आपको बता दें कि शेखपुरा सदर अस्पताल की कुव्यवस्था लगातार सुर्खियों में रही है। जी हां, डॉक्टरों के नहीं रहने से मरीजों की जान जाने का लगातार मामला आता रहता है। जी हां, घायलों को इलाज करने के लिए डॉक्टर के नहीं रहने की शिकायत होती है। इन्हीं सबके बीच डीएम इनायत खान सोमवार को मधेपुरा सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे।
रेशमी शहर में महात्मा गांधी की खादी अब बिखरने लगी है। जहां भागलपुर की जिस खादी ने अपनी गुणवत्ता के बल पर देश विदेश तक पहचान बनाई, आज उसी खादी उद्योग की कमर टूट गई है। जहां सरकार की लचर कुव्यवस्था को इसके लिए जिम्मेवार माना जा रहा है। नया बाजार में खादी ग्रामोद्योग संघ कार्यालय 5 एकड़ परिसर में ही अभी खादी भंडारण और कार्यशाला खंडहर में तब्दील हो गया है। यहाँ खादी कपड़ों की बिक्री नहीं होती है। जहां अगर लोगों को खादी वस्त्र लेना हो तो फिर पटना के खादी मॉल ही जाना पड़ता है, उसके बिहार में कहीं और चारा नहीं है। जहां संघ कार्यालय और इससे जुड़ी संस्थानों द्वारा सिल्क के विभिन्न प्रकार के धागों से साड़ी और कुर्ता का कपड़ा तैयार किया जाता था। जी हां, संघ कार्यालय में तैयार कटिया सिल्क कपड़ों की आपूर्ति देश भर में की जाती थी। बिहार में दम तोड़ते लॉ एंड ऑर्डर को देखकर अब सत्ताधारी विधायकों का धैर्य भी जवाब देने लगा है। जी हां, दरभंगा में सोना लूट कांड के बाद बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने बिहार में सुशासन पर सवाल खड़े किए थे। अब बीजेपी के एक और विधायक ने बिहार में सुशासन की हवा निकालने का ठिकरा पुलिस के ऊपर फोड़ा है। जी हां, सीतामढ़ी के परिहार से बीजेपी विधायक गायत्री देवी बेखौफ अपराधियों के सामने नतमस्तक पुलिस को लेकर भड़क गई है। आपको बता दें कि सीतामढ़ी जिला के सोनबरसा थाना इलाके के मयूरबा गांव में हथियारबंद डकैतों ने पूर्व मुखिया और वर्तमान में पैक्स अध्यक्ष वीरेंद्र यादव एवं उनके भाई के घर में भीषण डकैती की घटना को अंजाम दिया। जी हां, हथियारबंद डकैतों ने 4 लाख कैश, 31 भरी सोना, 5 भरी चांदी और 7 मोबाइल सहित 20 लाख रुपए की संपत्ति लूट ली। जी हां, बताया जा रहा है कि 20 से 30 डकैतों ने घर पर हमला बोल दिया और जमकर तांडव मचाया। जी हां, पैक्स अध्यक्ष ने बताया कि देर रात नकाबपोश अपराधियों ने भीषण डकैती की वारदात को अंजाम दिया। मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर स्थानीय बीजेपी विधायक गायत्री देवी पहुंची और सुशासन बाबू की पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया। भाजपा विधायक ने अपनी सरकार के सुशासन और पुलिस की कार्यशैली पर कई गंभीर सवाल खड़े करते हुए कहा कि पुलिस की नाकामी से सरकार की बदनामी होती है। खेत में पराली जलाए जाने के मुद्दे पर बिहार सरकार गंभीर हो गई है। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के मुख्य सचिव को यह निर्देश दिया है कि वह हेलीकॉप्टर से इस बात की चेकिंग करें कि बिहार के किस इलाके में खेतों के अंदर पराली जलाई जा रही है। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल जल जीवन हरियाली अभियान के तहत जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए ये निर्देश दिए हैं। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि कृषि अवशेष यानी कि पराली को खेतों में जलाया जाना पर्यावरण के लिए बेहद नुकसानदेह है। जी हां, हमने लगातार जागरूकता अभियान चलाकर किसानों को ये बात समझाने की कोशिश की। इसके बावजूद लगातार बिहार में भी किसान खेतों के अंदर कृषि अवशेष यानी कि पराली जला रहे हैं। इस बात को गंभीरता से लेने की जरूरत है। इस वक्त बड़ी खबर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अंदर खाने से आ रही है। जी हां, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक स्थगित कर दी गई है। 18 दिसंबर को हम के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को बुलाई गई थी। जी हां, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना था, लेकिन फिलहाल इसे स्थगित कर दिया गया है। जी हां, पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान ने कहा कि कोरोना के कारण पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव स्थगित कर दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री और हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी की रिपोर्ट रविवार को पॉजिटिव आई थी। जी हां, यानी कि वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। जीतन राम मांझी ने खुद आधी रात को ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। चारा घोटाले मामले में सजा याफ्ता आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की सेहत में सुधार नहीं हो रहा है। जी हां, लालू प्रसाद यादव की किडनी फंक्शनिंग पहले से और खराब हुई है। जी हां, अब लालू प्रसाद यादव को डायलिसिस पर ले जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। लालू प्रसाद यादव की सेहत को लेकर आज स्पेशलिस्ट डॉक्टर उनकी जांच कर सकते हैं। रिम्स से आ रही खबर के मुताबिक लालू प्रसाद की जांच नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर कर सकते हैं। जी हां, लालू प्रसाद यादव किडनी की बीमारी से ग्रसित हैं। इसके अलावा भी उन्हें कई तरह की परेशानी है। लालू का क्रिएटिनिन लेवल 2.5 जा पहुंचा है। डॉक्टरों की माने तो इसमें अगर जल्द सुधार नहीं हुआ तो फिर लालू प्रसाद यादव को अगले चंद महीनों में डायलिसिस पर ले जाना मजबूरी होगी। नीतीश सरकार ने अपनी नई पारी की शुरुआत के साथ ही जल जीवन हरियाली अभियान की पार्ट 2 योजना की शुरुआत कर दी है। जी हां, इस अभियान के तहत दूसरे साल के कार्यक्रम की शुरुआत आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की है। इस मौके पर बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, कृषि मंत्री अमरिंदर प्रसाद भी मौजूद रहे। जी हां, जल जीवन हरियाली अभियान के तहत अब जलवायु के अनुकूल कृषि कार्यक्रम योजना की शुरुआत की जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस योजना की शुरुआत वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए की है। मुख्यमंत्री आवास में एक संवाद से जुड़कर मुख्यमंत्री ने कई जिलों में किसानों के लिए चलाई जा रही सरकार की योजनाओं पर फीडबैक भी लिया। जलवायु अनुकूल कृषि के लिए अब तकनीकी किसानों तक पहुंचाने का जिम्मा सरकार ने उठाया है।
बिहार विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार बिहार की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर लगातार फजीहत झेल रहे हैं। जी हां, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पहले के मुकाबले काफी ज्यादा खराब हो गए हैं। जी हां, और अपराधी प्रशासन को लगातार चुनौती दे रहे हैं। खुद नीतीश कुमार 15 दिनों के भीतर 3 बार क्राइम को लेकर हाई लेवल मीटिंग कर चुके हैं, लेकिन सरकार में उन्हीं की डिप्टी सीएम रेणु देवी में बढ़ती क्राइम को लेकर बड़ा बयान दिया है और अजीब बयान दिया है। जी हां, बीजेपी कोटा से नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम रेणु देवी से जब बढ़ते क्राइम को लेकर सवाल किया गया तो उनका जवाब बेहद छोटा और दिलचस्प तौर पर सामने आया है। जी हां, डिप्टी सीएम रेणु देवी का कहना है कि क्रिमिनल क्राइम कर रहे हैं और हम उसका पर्दाफाश कर रहे हैं। जी हां, इस एक लाइन के बयान के अलावा डिप्टी सीएम रेणु देवी ने लॉ एंड ऑर्डर पर कुछ भी कहना से मुनासिब नहीं समझा। बेगूसराय में इन दिनों अपराधियों का कहर चरम पर है। यहां विभिन्न आपराधिक वारदातों के बीच चोरों का उत्पात बढ़ गया है। जी हां, बेखौफ अपराधी लगातार ज्वेलरी दुकान को निशाना बना रहे हैं। 3 महीने से आभूषण दुकान में लूट और चोरी की बराबर वारदात हो रही है। ताजा मामला बछवाड़ा थाना क्षेत्र के नारेपुर बाजार का है, जहां चोरों ने आभूषण दुकान की दीवार काटकर 4 लाख रुपए से अधिक की आभूषण की चोरी कर ली है। जहां पीड़ित दुकानदार नरेश हसा ने बताया कि वे अपने प्रतिष्ठान को बंद करके घर गए थे और सुबह में लोगों के द्वारा उन्हें घटना की सूचना मिल गई। जब वे मौके पर पहुंचे तो देखा कि उसके पीछे के दीवार कटा हुआ था और दुकान की तिजोरी को खोलकर चोरों ने उसे सभी जेवरात चुरा ले गए थे। बिहार विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने के बावजूद 10 सप्ताह से दूर रहने वाले तेजस्वी यादव अब भीतरघाती पर लगातार एक्शन ले रहे हैं। जी हां, आरजेडी उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव के दौरान भीतरघात करने वाले नेताओं को पार्टी से बाहर करने का सिलसिला जारी है। 2 दिन पहले दरभंगा जिले के आरजेडी अध्यक्ष राम नरेश यादव को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था और अब एक पूर्व विधायक समेत 11 अन्य नेताओं को आरजेडी ने निष्कासित कर दिया है। बिहार के जहानाबाद में एक पकड़ुआ विवाह का मामला सामने आया है, यानी कि जबरन पकड़कर शादी दिलाने का मामला सामने आया है। जहां नाबालिग लड़की का हथियार के बल पर अपहरण कर लिया गया और फिर सिर्फ 10 मिनट में उसकी शादी करा दी गई, जिसके बाद पीड़ित छात्र ने थाने में मामला दर्ज कराया। जी हां, मामला जहानाबाद के नगर थाना इलाके के बस स्टैंड की है। बताया जाता है कि जहानाबाद के आदर्श कॉलोनी का रहने वाला रवि रंजन 11 दिसंबर की शाम देर रात गाँव जाने के लिए निकला था। लड़के ने बताया कि भाभी ने फोन करके बुलाया था। इसी दौरान बीच रास्ते में बस स्टैंड के पास पहले से घात लगाए बैठे 5 लोगों ने लाल रंग के 4 पहिया गाड़ी में जबरन पकड़ करके बैठा दिया और मोबाइल छीन ली। जी हां, उसके बाद रवि रंजन को गाड़ी में बैठाकर मदारपुर ले गए और जबरदस्ती शादी करवा दी। जी हां, नाबालिग लड़का रोता रहा, चिल्लाता रहा, पर उसका किसी ने एक ना सुनी। जी हां, आनंद फानन में सभी ने लड़के की शादी करा दी। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की थी कि यदि फिर से उनकी सरकार बनी तो स्नातक कक्षाओं में पास होने वाले छात्रों को 50-50 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। उस घोषणा पर अब अमल करते हुए जल्द ही छात्रों को यह प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। जी हां, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने मुख्यमंत्री स्नातक बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत लाभुकों के बैंक खाते में प्रोत्साहन राशि भेजने का प्रस्ताव तैयार किया है। प्रस्ताव को वित्त विभाग के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा, जहां उसके बाद कैबिनेट से मंजूरी ली जाएगी। बिहार सरकार ने 8 आईएएस अफसरों का तबादला कर दिया है। जी हां, भारतीय प्रशासनिक सेवा के कई अधिकारियों की विभाग बदल गए हैं। जी हां, राज्य सरकार की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक आईएएस के सेंथल कुमार को कोसी प्रमंडल का कमिश्नर बनाया गया है। इसके साथ ही आईएएस अफसर सफीना एएन इस पद के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त हो गई है। जी हां, आईएएस बाला मुकुंद डी को बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना निदेशक और स्वरोजगार के कमिश्नर के रूप में पदस्थापित किया गया है। इसके अलावा उन्हें ग्रामीण विकास विभाग का सचिव और आपदा विभाग का ओएसडी का अतिरिक्त प्रभार बनाया गया है। बिहार निर्वाचन विभाग के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी गोपाल मीना का ट्रांसफर करते हुए उन्हें लघु जल संसाधन विभाग का विशेष सचिव बनाया गया है। इसके अलावा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार का तबादला करते हुए उन्हें बिहार शिक्षा परियोजना परिषद का परियोजना निदेशक बनाया गया है। जी हां, उत्पाद अतिरिक्त आईएएस विनोद कुमार गुंजियाल को पशुपालन का डायरेक्टर बनाया गया है। आईएएस अमरिंदर प्रसाद सिंह को उद्योग विभाग का विशेष सचिव बनाया गया है। पशुपालन के निदेशक बी कार्तिकेय धनजी का तबादला करते हुए उत्पाद आयुक्त बनाया गया है। जी हां, इन्हें सीवरेज कॉर्पोरेशन के प्रबंधन बनाया गया है। इन्हें वीवरेज कॉर्पोरेशन के प्रबंधन निदेशक का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। जी हां, बिहार निर्वाचन विभाग के अपर मुख्य सचिव निर्वाचन पदाधिकारी रंजिता का तबादला करते हुए श्रम संसाधन विभाग का श्रम आयुक्त बनाया गया है। इन्हें नियोजन एवं प्रशिक्षण के निदेशक और कौशल विकास मिशन के कार्यपालक पदाधिकारी की भी अतिरिक्त जिम्मेवारी दी गई है।
बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार में पारिवारिक बंटवारे की जमीन की रजिस्ट्री फ्री में की जाती है, लेकिन सही जानकारी नहीं होने के कारण बहुत से लोग धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं। जी हां, खबर के मुताबिक पारिवारिक बंटवारे की जमीन में रजिस्ट्री फीस नहीं लगती है, सिर्फ सांकेतिक शुल्क पर रसीद काटा जाता है। इसीलिए अगर आप बंटवारे में मिली जमीन की रजिस्ट्री करा रहे हैं तो फिर आप इस बात का सदैव ख्याल रखें। जी हां, आपको बता दें कि राज्य के लोग मात्र न्यूनतम 50 रुपए में देकर जमीन की रजिस्ट्री करवा सकते हैं। इन्हें और किसी भी प्रकार के अतिरिक्त शुल्क देने की जरूरत नहीं है। जी हां, जमीन संबंधित सारे काम भी ऑनलाइन के द्वारा होंगे। जी हां, बस एक क्लिक करके जमीन रजिस्ट्री दाखिल खारिज और लगान जमा हो सकता है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।